हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा है और आज के सेशन में बच्चों हम लोग मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के जो विभिन्न कारण हैं उन सभी कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेशन का, दैट इज मुगल साम्राज्य का पतन। और इस सेशन में बच्चों हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार वो कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों ने मुगल साम्राज्य के पतन को आधार प्रदान किया। आप ये भी कह सकते हैं बच्चों कि भारतीय इतिहास की, अगर हम संपूर्ण भारतीय इतिहास की बात करें तो चाहे वो कोई सा ही साम्राज्य हो, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, चाहे वो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो गुप्त साम्राज्य हो, चाहे दिल्ली सल्तनत की बात करें, चाहे हम मुगल साम्राज्य की बात करें, तो जब कभी भी पतन की बात आती है तो पतन को लेकर के विद्वानों में, यानी कि आप कह सकते हैं कि इतिहासकारों में हमेशा विवाद रहा है, क्योंकि हर विद्वान अपने दृष्टिकोण से अपने कारण को प्रमुख कारण बताता है कि यही प्रमुख कारण है जिस कारण से इस सभ्यता का या इस साम्राज्य का पतन हुआ है। तो उसी प्रकार विभिन्न विद्वानों के द्वारा मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न प्रकार के कारण बताए गए। तो आज हम लोग सारे कारणों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो कारण आपके समक्ष प्रस्तुत है वो है बच्चों है राजनीतिक कारण। अभी सबसे पहले मैं आपका जितना भी कॉन्सेप्ट पार्ट है वो डिस्कस करूंगा। राजनीतिक कारण यानी कि कई सारे ऐसे राजनीतिक कारण हैं, इसमें भी छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन अभी हम लोग मोटे मोटे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। वो कौन कौन से प्रमुख कारण हैं जिन कारणों ने मुगल साम्राज्य के पतन को आधार प्रदान किया। अच्छा, एक बिंदु और आपको बता देता हूं कि मुगल साम्राज्य में दो काल हैं। एक आता है मुगल शासक जो कि बाबर से आरंभ होकर के औरंगजेब तक जाता है, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासक आते हैं उनको इतिहास में उत्तर मुगल शासक कहा जाता है। और यहां तक कि इतिहासकारों में एक मत ये भी है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के वो कौन कौन से राजनीतिक कारण हैं इन सब की चर्चा करेंगे। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जिस राजनीतिक व्यवस्था के आधार पे मुगल साम्राज्य का उद्भव हुआ या मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, कालांतर में उस राजनीतिक व्यवस्था में कोई ना कोई कमी आ गई और उस कमी के कारण मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है। तो और अगला जो प्रमुख कारण है बच्चों, वो जो अगला प्रमुख कारण है वो कारण है आपका सैन्य कारण। अब देखिएगा, हमेशा से कहावत भी कही जाती है कि अगर किसी इमारत की जो नींव है अगर वो कमजोर होने लगे तो इमारत भी ढह जाती है। यानी कि अकबर ने जिस सैन्य व्यवस्था के आधार पे इस मुगल साम्राज्य की स्थापना की, साम्राज्य का विस्तार किया पूरे भारत में, उसके बाद आगे आने वाले शासक है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो इन सब ने जिस सैन्य व्यवस्था, जिस सैन्य संगठन के आधार पे मुगल साम्राज्य की स्थापना की, आगे चल करके इस सैन्य व्यवस्था में कमी आने लगी। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि जो सैन्य अभ्यास था उसमें कमी आ जाती है। पहले क्या होता था, मुगल शासक अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये शिकार के बहाने, किसी ना किसी बहाने से सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे, जिससे उनका सैन्य अभ्यास चलता रहता था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस सैन्य अभ्यास में कमी आई। यानी कि आप कह सकते हैं जिस सैन्य व्यवस्था के आधार पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, उस सैन्य व्यवस्था में कमी आने के कारण मुगल साम्राज्य का एक कारण, पतन का कारण ये भी माना जाता है सैन्य कारण। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है जागीरदारी संकट। अब देखिए, ये जो जागीरदारी संकट है, जिस जागीरदारी व्यवस्था के आधार पे जो मुगल प्रशासन है वो उसकी नींव है, और उसी प्रशासन के आधार पर इतने बड़े साम्राज्य को चलाया जा रहा था, आगे चल करके इसी जागीरदारी व्यवस्था में एक प्रकार का संकट आ जाता है। संकट क्या आ जाता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जितनी जागीर थी
उससे ज्यादा मनसबदार पैदा हो गए। तो यानी क्या हो, विरोधाभास हो गया। जागीरदार के लिए जो भूमि थी वो कम पड़ने लगी और मनसबदारों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, आपस में गृह कलेश आरंभ हुआ, विरोधाभास आरंभ हुआ। यही जागीरदारी संकट आगे चल करके मुगल साम्राज्य के पतन का एक आधार बनता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं इन सारे पॉइंट को, इन सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक एक कारण की बात कर लेते हैं। वो कौन कौन सी कारण है। जागीरदारी संकट के अंदर और भी सब टॉपिक आएंगे, सैन्य कारण में और भी सब टॉपिक आएंगे, उसको मैं एक एक करके बाद में डिस्कस करता जाऊंगा। अभी हम मोटे मोटे पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण है। इन कारण के जो सब कारण है, जो सब टॉपिक है, जो सब हेडिंग है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगला जो कारण माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है आर्थिक कारण। यानी कि आप ये समझ सकते हैं, जिस अर्थव्यवस्था के आधार पे किसी साम्राज्य को चलाया जाता है सुचारू रूप से, जब उस अर्थव्यवस्था में या आर्थिक दिवालियापन की स्थिति पैदा होती है, तो क्या होता है, वो साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है। तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, वो कौन कौन से आर्थिक कारण थे या वो कौन कौन सी नीतियां थी जिसके कारण मुगल साम्राज्य आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा हो गया और इस आर्थिक दिवालियापन ने मुगल साम्राज्य के पतन को आधार प्रदान किया। अगला जो प्रमुख कारण माना जाता है बच्चों, वो कारण है आपका सामाजिक कारण। यानी कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस समय का जो सामाजिक व्यवस्था थी, या आप कह सकते हैं मुगलों की जो सामाजिक व्यवस्था थी या भारतीय समाज की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें कुछ ऐसे कारण थे, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुगलों की जो सामाजिक नीति थी, उस सामाजिक नीति ने भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एक आधार प्रदान किया। एक उदाहरण स्वरूप, जैसे कि मुगल मुस्लिम थे और जिनके ऊपर वो शासन कर रहे थे वो बहुसंख्यक कौन थे, हिंदू थे। तो ये जो सामाजिक विरोधाभास है, इसको भी एक कारण माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन का। चलिए, तो अगला जो प्रमुख कारण है, एक कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर के इतिहास में सर्वाधिक विवाद है, वो है औरंगजेब की नीतियां। औरंगजेब की नीतियां, जैसे औरंगजेब की राजपूत नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति, ये कई सारी ऐसी नीतियां थी जिस नीतियों को लेकर के इतिहासकारों में विवाद है। उन्होंने कहा भी है, यस, औरंगजेब की जो दक्षिण की नीति है, धार्मिक नीति है, जो राजपूत नीति है, वो भी एक प्रमुख आधार है, प्रमुख कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का। ठीक है, तो औरंगजेब की कौन कौन सी राजपूत नीतियां थी, कौन सी धार्मिक नीतियां थी, कौन सी दक्षिण की नीति थी, जिसके कारण औरंगजेब को दोषी तक माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन का। चलिए, अगला जो प्रमुख कारण है बच्चों, वो आपका आएगा मुगल शासकों की धार्मिक नीतियां। मुगल शासकों की धार्मिक नीतियां, यानी कि मुगल शासकों की जो धार्मिक नीतियां थी, उनको भी एक आधार माना जाता है, एक कारण माना जाता है, जिसके कारण धार्मिक विद्रोह भी हुए थे मुगल काल के दौरान, मुगल शासकों के दौरान। और इन विद्रोह ने, जैसे इसका उदाहरण है सिख आंदोलन या सिख विद्रोह, उसने भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आधार प्रदान किया, वे कह सकते हैं एक कारण माना जा सकता है। अगला जो प्रमुख है बच्चों, एक कारण और है, वो आपका है विदेशी आक्रमण। यानी कि ये जो मुगल शासक हैं या उत्तर मुगल शासक हैं, इन मुगल शासकों के दौरान 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, 1748 से अहमद शाह अब्दाली के भारत पर लगातार 7 बार आक्रमण, इन विदेशी आक्रमणों ने भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आधार प्रदान किया। और
कह सकते हैं एक प्रमुख कारण माना जाता है विदेशी आक्रमण का। क्यों माना जाता है इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे आके कि कैसे मुगल शासकों की कमजोरी उजागर हुई, लूटपाट से आर्थिक दिवालियापन की स्थिति पैदा हुई, तो कैसे विदेशी आक्रमण कारण है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगला जो प्रमुख एक कारण और माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है आपका नई शक्तियों का उद्भव। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो नई शक्तियां थी उन्होंने मुगल शासकों या उत्तर मुगल शासकों को चुनौती देना आरंभ किया। उसमें से कुछ शक्तियां मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य भी थी, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, जाट, रोहिला, सिख। ये जो नई शक्तियां थी और इन नई शक्तियों में यूरोपीय कंपनी को भी शामिल किया जाता है। और इन यूरोपीय कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने मुगल साम्राज्य के पतन को आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से विस्तारित किया और मुगल साम्राज्य के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। तो ये जो नई शक्तियां हैं, और एक कॉन्सेप्ट आपको और बताया तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी एक बड़े साम्राज्य का पतन आरंभ होता है तो उस बड़े साम्राज्य के आधार पर या खंडर पर नए छोटे छोटे राज्यों का या नई छोटी छोटी शक्तियों का उद्भव होता है। ये प्योर कॉन्सेप्ट है भारतीय इतिहास का, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्योत्तर काल में कई विदेशी शक्तियां, सातवाहन, शुंग, कण्व, इन वंशों का उद्भव हुआ। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर में हुआ। तो एक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी किसी बड़े साम्राज्य का पतन होता है तो उस बड़े साम्राज्य के खंडर पर नए छोटे छोटे राज्यों का उद्भव होता है। तो ये जो नई शक्तियां हैं, इन नई शक्तियों ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में तेजी प्रदान की, जिससे कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। अब इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट और आता है बच्चों, वो पार्ट है आपका ये जो कुछ प्रमुख विद्वान हैं, इन प्रमुख विद्वानों के द्वारा कुछ कारणों को प्रमुख कारण माना गया है। जैसे कि सतीश चंद्रा है, सतीश चंद्रा ने मनसबदारी संकट या जागीरदारी संकट को प्रमुख कारण माना है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए। तो हम इन सभी प्रमुख विद्वानों की भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से विद्वानों ने और कौन कौन से विद्वान ने किस किस कारण को प्रमुख कारण माना है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने वो सारे के सारे मुगल साम्राज्य के पतन के जो विभिन्न कारण हैं उन सभी कारणों को एक एक करके देखा। राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, जागीरदारी संकट, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, नई शक्तियों का उद्भव, औरंगजेब की नीतियां, मुगल शासकों की धार्मिक नीतियां, विदेशी आक्रमण और कुछ प्रमुख विद्वान जिन्होंने अपने अपने विद्वता के आधार पे या आधार पर उसको कारण को प्रमुख माना। जैसे कि इरफान हबीब कृषि संकट को प्रमुख कारण मानते हैं, विलियम अर्विन सैन्य कारण को प्रमुख मानते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक कारण की, कि राजनीतिक कारण में वो कौन कौन से कारण समाहित हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन को आधार प्रदान किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजनीतिक कारण की। अब राजनीतिक कारण में भी कई सारे कारण समाहित हैं। जैसे कि सबसे पहले आ जाएगा कमजोर उत्तराधिकारी। ओके, देखिए ये तो एक कॉन्सेप्ट फिक्स है कि किसी भी बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जो शासकों के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो योग्य होने चाहिए। अगर उत्तराधिकारी योग्य नहीं है तो वो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। जैसे कि अब वर्तमान में एक एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी में धीरूभाई अंबानी के दो पुत्र थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। तो मुकेश अंबानी तो योग्य हैं तो वो अपनी रिलायंस कंपनी को उन्होंने चला लिया, जो जो प्रोडक्ट उनको मिले वो चल गए। लेकिन अनिल अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वो अयोग्य हैं, वो योग्य नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे करके जो जो कंपनियां उनके पास थी उन सब का पतन आरंभ हो गया, या कह सकते हैं उनका आर्थिक दिवालियापन की स्थिति में वो खड़े या उस कगार पर पहुंच चुके हैं।
तो ऐसे ही राजनीतिक कारण में सबसे पहला सब तब कारण क्या माना जाएगा, कमजोर उत्तराधिकारी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाना है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा या शासक होगा योग्य होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक आए, उत्तर मुगल शासक, चाहे बहादुर शाह प्रथम हो, वो तब भी थोड़े बहुत ठीक शासन किया। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर तृतीय, बहादुर शाह जफर, इनमें से कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं था जो मुगल साम्राज्य के पतन को रोक सके। तो कमजोर उत्तराधिकारी होना भी एक प्रमुख कारण माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन का। और कमजोर उत्तराधिकारी कौन, वो सभी उत्तर मुगल शासक जो कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद जिन्होंने शासन किया भारत पर। पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है बच्चों साम्राज्य का बृहद आकार। अब देखिए, चूंकि मुगल साम्राज्य का आकार बहुत बड़ा था, औरंगजेब के इस मुगल साम्राज्य में कुल मिलाकर 21 प्रांत थे और साम्राज्य का आकार बहुत बड़ा है। और इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात व्यवस्था, संचार की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, या कोई ना कोई ऐसी नीति होनी चाहिए। जैसे कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया था और ये बहुत तक औरंगजेब काल तक चलती रही। लेकिन ये जो उत्तर मुगल शासक हैं, इस बड़े साम्राज्य के आकार को संभाल नहीं पाए। उनके पास ऐसे संचार व्यवस्था नहीं थी, यातायात व्यवस्था नहीं थी, या उनके पास ऐसी कोई नीति नहीं थी। जैसे हम लोग प्राचीन काल की ओर जाए तो अशोक जो महान शासक माने जाते हैं, इतने बड़े साम्राज्य के नियंत्रण के लिए उसने अपनी धम्म नीति को लागू किया। शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपने आदेश पहुंचाए, यानी कि एक बहुत अच्छी नीति मानी जाती थी अशोक की धम्म नीति, जिसके आधार पर उसने इस बड़े साम्राज्य को चलाने का प्रयास किया। तो कि साम्राज्य का आकार बृहद आकार है, तो बृहद आकार में अगर कोई योग्य शासक होगा तो वो चला सकता है, नहीं तो नहीं चला पाएगा। वही हुआ, कमजोर उत्तराधिकारी होने के कारण इस साम्राज्य का जो बृहद आकार था इसको वो संभाल नहीं पाए, तो मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। क्लियर। अब अगली बात करेंगे राजनीतिक कारण में। एक प्रमुख कारण माना जाता है दरबार में गुटबंदी। बच्चों ध्यान रखिएगा, उस समय दरबार में कई सारे अमीर वर्ग के लोग रहते थे, जैसे कि ईरानी गुट भी है उसमें तुरानी गुट भी है, उसमें राजपूत गुट भी है, उसमें हिंदुस्तानी गुट भी है, उसमें अफगानी अमीर वर्ग भी है। तो ये जो अफगानी की संख्या बेसिकली बहुत कम थी। बेसिकली ये जो गुट ऊपर मार रहे हैं, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, ये सबसे प्रमुख गुट थे। तो होता क्या है कि जो मुगल शासक, जो उत्तर मुगल शासक थे, अगर कोई योग्य शासक होता है तो इस गुट पर कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन अगर कोई शासक योग्य नहीं है तो दरबार में जो गुट बना लेते हैं, जैसे ईरानी गुट है, ईरानी गुट को किसी आदेश को कहा गया तो ईरानी गुट ने अपने हित के हिसाब से उस आदेश को नहीं माना, यानी कि शासक के ऊपर ये गुट दबाव डालते हैं अपने अपने हित की पूर्ति के लिए। और आखिर में होता क्या है, ये सारे के सारे गुट अपने हित की बात करते हैं और अपने हित की बात के चक्कर में ये लोग साम्राज्य की अहित कर देते हैं, साम्राज्य का अहित कर देते हैं। तो इसका अर्थ है दरबार में जो गुटबंदी आरंभ हो गई थी, इस गुटबंदी ने भी मुगल साम्राज्य के पतन को आधार प्रदान किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने शासक को निर्णय लेने में हमेशा असमंजस की स्थिति पैदा की, यानी कि ये गुट सिर्फ अपना हित देखता था, इसको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि साम्राज्य का पतन भी हो सकता है या साम्राज्य को नुकसान हो सकता है, इनको सिर्फ अपने ही हित से मतलब था। ठीक है, तो ये जो दरबार में गुटबंदी, बच्चों, इस दरबार की गुटबंदी ने भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आधार प्रदान
किया। चलिए, अब जो अगला जो पॉइंट है वो है आपका उत्तराधिकार का नियम। देखिए हुआ क्या बच्चों, मुगल परंपरा में क्या था कि शासक अपनी मृत्यु से पहले, या मुगलों में एक परंपरा थी कि जो साम्राज्य है वो सभी पुत्रों में बराबर बांटा जाए। जैसे कि बाबर ने हुमायूं को आदेश दिया था सही में बांटा जाए, औरंगजेब ने भी यही प्रयास किया था कि उसका साम्राज्य बांटा जाए, लेकिन यह उत्तराधिकार का नियम हमेशा ही विवादास्पद रहा। इसलिए देखिएगा जितने भी मुगल शासक बने हैं सभी ने, जैसे अकबर के काल में सलीम यानी कि जहांगीर ने विद्रोह किया, सलीम के काल में या जहांगीर के काल में शाहजहां ने विद्रोह किया, शाहजहां के काल में औरंगजेब ने विद्रोह किया, उसको उत्तराधिकार का युद्ध भी लड़ना पड़ा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र हैं मुअज्जम आजम, इनको भी युद्ध लड़ना पड़ा उत्तराधिकार का। यानी कि जो उत्तराधिकार का नियम स्पष्ट ना होने के कारण मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। क्यों? क्योंकि क्या होता था, क्योंकि उत्तराधिकार का नियम कोई फिक्स नहीं है। भले ही औरंगजेब ने वसीयत बनाई थी कि उसने मुअज्जम को वहां का बनाया, कामबख्श आजम को बनाया, लेकिन कोई भी शहजादा इस बात को मानने को तैयार नहीं था। औरंगजेब ने भी नहीं माना था, क्योंकि शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा सिकों को शासक बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने उसको नहीं माना और उसने दारा सिकों को पराजित किया, मार डाला और अपने आप को मुगल शासक घोषित किया, बादशाह घोषित किया। ठीक है, तो इसमें उत्तराधिकार का नियम होने के कारण समस्या क्या थी? समस्या ये थी सेनाओं को युद्ध करना पड़ता था, तो युद्ध होगा तो क्या होगा? आर्थिक व्यय होंगे, आर्थिक व्यय होंगे, प्लस सैन्य क्षमता में भी कमी आएगी। तो ये जो सैन्य क्षमता में कमी आना, आर्थिक व्यय होना, ये जो उत्तराधिकार के नियम के कारण थे, ये भी प्रमुख कारण माना जाता है या आधार माना जाता है किसका? मुगल साम्राज्य के पतन का। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे जितने कारण हैं उन सभी कारणों को अगले आने वाले सेशन में एक एक करके हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।